टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर महोबा से है। सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर दर्ज हुआ है मुकदमा। सांसद और उनके अज्ञात समर्थकों पर केस दर्ज हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी और गाली देने के आरोप में हुई है एफआईआर। भाजपा के विरोध और प्रदर्शन के बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। भाजपा के खिलाफ किया था विरोध और प्रदर्शन। भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी सत्येंद्र गुप्ता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने लिखी है एफआईआर। सपा के जन समस्याओं के प्रदर्शन के दौरान सांसद ने पीएम मोदी को दी थी गाली, कहा था देश विरोधी हैं वो। खबर कौशाम्बी से है। यूपी के कौशाम्बी जिले में सखी वन स्टॉप सेंटर में एक 17 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली है। मृतकों को कुछ दिन पहले सीडब्ल्यूसी के आदेश पर वन स्टॉप सेंटर में रखा गया था। मृतका करारी थाना क्षेत्र के सचवारा गांव की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि पड़ोस के युवक पर 17 अप्रैल 2026 को मामला दर्ज हुआ था। परिजनों ने किशोरी को अपने साथ रखने से लिखित रूप से इनकार कर दिया था। देर रात वन स्टॉप सेंटर में किशोरी द्वारा फांसी लगाकर सुसाइड करने की सूचना से हड़कंप मच गया है। सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष कमलेश चंद्र ने बताया है कि बालिका को करारी थाना पुलिस द्वारा लाया गया था, जिसे मेडिकल के बाद परिजनों को सौंपा जाना था, लेकिन बालिका के माता पिता ने उसे लिखित रूप से हलफनामा देकर ले जाने से इनकार कर दिया था। इसी बालिका को 4 मई को वन स्टॉप सेंटर पर रख दिया गया था और मुझे सूचना मिली कि उसने घटना ये कर ली है और हम लोग आए हैं, जांच कर रहे हैं, जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या घटना हुई है और कैसे लड़की हुई? मैं बाल कल्याण समिति कौशाम्बी का अध्यक्ष हूँ कमलेश चंद्र। और ये जो बालिका है हमारे यहाँ, ये 137-87 में जो है हमारे यहाँ करारी पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई और उसकी विधिक कार्रवाई प्रचलित थी। और बीच में जो है उसके पिता को बुलाया गया और वो घर जाने की इच्छा जाहिर कर रही थी, लेकिन पिता ने ले जाने से मना कर दिया। तो माता पिता दोनों ने एक एफिडेविट दिया, हलफनामा दिया कि हम इस बच्चे से कोई संबंध नहीं रखना चाहते। ऐसी स्थिति में सीडब्ल्यूसी का काम होता है कि बच्ची को बाल गृह भेज दे और इस बालिका का मेडिकल जो आवश्यक चिकित्सीय जांच थी उसके लिए थाना अध्यक्ष करारी को निर्देशित किया गया और उनकी तरफ से रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आने के बाद 4 तारीख को जो हमने एक ऑर्डर बना दिया बालिका गृह जाने के लिए इस बालिका का। और आज 7 दिन हो गया, किसी कारण से डीसीपीयू के जरिए अभी बच्ची भेजी नहीं गई। बीच में अभी खबर आई, मैं घर पे था, कि ऐसी दुर्घटना हो गई, तो हमारी पूरी टीम सीडब्ल्यूसी के यहाँ उपस्थित है। जौनपुर बरसठी थाना क्षेत्र भद्रांव गांव में अवैध खनन पर परेशान ग्रामीण ने जताया है विरोध। अब देखना है कि अवैध खनन और प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। आपको बता दें कि जौनपुर जिला सैमुअल पॉल एन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जौनपुर बरसठी थाना क्षेत्र भद्रांव गांव में बिना अनुमति जेसीबी से मिट्टी खनन जारी है। ग्रामीण परेशान है। महिलाओं का आरोप है दरवाजे से गुजर रहे ट्रैक्टरों से हादसे का खतरा और भी समस्या बढ़ी है। खुदाई का काम 1 साल से हो रहा है या 2 से 3 दिन से? कब से हो रहा है? साल भर से ऊपर ही होई लगातार मिट्टी खुदाई चल क्यों नहीं बोला था हमारा आदमी हुए थोड़ा पी एक बाद में भाई यहाँ नहीं रहन हमें जोन का ये आए न 15 दिन है आए। कहाँ रहते हैं? ये सूरत रहा। अच्छा ठीक है। 15 दिन है, हमसे मना करे तू किसी बात में मत जा, मगर हम वो दिन कल पी के एक गन का हमारे 4 ट्रैक्टर गिराए थे माटी, बस यही बात ट्रैक्टर तो हमसे उनसे बात विवाद भा तो ट्रैक्टर भाई रास्ते में जब झगड़ा भाव आपस में तो ट्रैक्टर तो रुका जाए, तो रुके के बाद ये लोग हमसे से भावा बाटे ते जने रुके तो उनसे तागन छोड़ावा लगे तो आता भाई उनसे वही क्या अपने मेरा अपने मेरा छोड़ा ट्रैक्टर वापस का ले जा सबके टड़कन के भई तू सब ले जा हमें मार काट के फेंका था, तू सब जा। बहराइच जिले की कैसरगंज कोतवाली पुलिस को नकबजनी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने घर में हुई चोरी की घटना का सफल खुलासा करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी का सोने चांदी का सामान, नकदी और फर्जी नंबर प्लेट बरामद की गई है। थाना प्रभारी राजेश कुमार शुक्ला ने बताया है कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए नकबजनी के मुकदमे का अनावरण किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास चोरी की गई पायल, बिछिया, 11,000 रुपए नगद तथा 2 फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुई है। इसके अलावा भारी मात्रा में अन्य चोरी का सामान भी पुलिस ने कब्जे में लिया है।
मऊ दोहरी घाट और साथ ही औड़िहार के बीच मेमू ट्रेन के संचालन को लेकर शुरू हुई वर्चस्व की जंग सोशल मीडिया से निकलकर अब उद्घाटन स्थल तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें, पूर्व निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत जैसे ही घोसी लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजीव राय मऊ जनपद के दोहरी घाट रेलवे स्टेशन के लिए स्थित उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे हैं, उसी दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा उर्फ AK शर्मा के समर्थकों ने सांसद के खिलाफ हंगामे के दौरान समाजवादी पार्टी से घोसी ब्लॉक प्रमुख सुजीत सिंह को मंच से धक्का देकर नीचे भगा दिया। और साथ ही इतना ही नहीं, तनावपूर्ण स्थिति हो गई। घोसी सांसद को अपनी गाड़ी दूर खड़ी कर पैदल ही कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाना पड़ा। और साथ ही इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सांसद राजीव राय ने कैबिनेट मंत्री और उनके समर्थकों पर तीखा हमला बोला है। के नेताओं के ऊपर यहाँ आपने एक सिंपल से सवाल पूछ रहा हूँ। आप लोग यहाँ स्थानीय पत्रकार हैं, क्या कभी आपने इससे पहले भी किसी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायक के साथ इस तरह का गुंडों को चलते हुए और इस तरह सांसद को रोकते हुए देखा था? क्या इनसे पहले यहाँ सरकार नहीं थी? क्या इसी सरकार में अन्य भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक और बड़े नेता नहीं हैं? कभी किसी के साथ होता है? ये व्यक्ति जब से आया है, कभी माननीय पूर्व सांसद, कभी स्थानीय विधायक, कभी मेरे, इन्हीं के खिलाफ हर जगह होता रहता है। इन्हीं से लेने की भी होड़ लगी है क्या इसमें? भाई कि आपका नाम अब वो क्या करेंगे? अब तो बैकडेट में चिट्ठी लिखने का आदत है ना। मैंने जो बोला है वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है, आप लोगों ने चलाया है, प्रोसीडिंग में दर्ज है। अब जैसे जो व्यक्ति, मैंने पहले भी कहा था, ये रोड ओवर ब्रिज के लिए जो शहर में है, आदरणीय देव प्रकाश राय जी हाई कोर्ट से लड़के आते हैं, मैं तो मान लो विपक्ष का हूं, जब तक वो बेचारे सड़क पर हाई कोर्ट का ऑर्डर लेकर नहीं आए तो उसका भी दावा कर रहे थे। जो आदमी बड़े पदों पर रहते अपने गांव तक के लिए कुछ नहीं किया, आज से पहले क्यों नहीं कर दिए थे? आप तो मुख्य प्रधानमंत्री के साथ थे, अपने गांव में क्या किए थे? पहला शिलापट मेरा था जिसको आपने तोड़वा दिया, और जो परंपरा शुरू करी है हम सूद ब्याज समेत वापस करेंगे आपको। दूसरा, माननीय विधायक मधुबन का मैंने देखा एक शिलापट को तोड़े जाते हुए। इतनी ऊंची छोटी राजनीति यहाँ कभी होती नहीं थी। सर, आप वर्तमान में सांसद हैं और इस तरह के बीजेपी के मंत्री के द्वारा आपको बार बार टारगेट किया जा रहा है, इसको किस तरह से? वो उनके अंदर का भय है, वो सोच रहे हैं कि फेसबुक पर गाली दिलवा के, ठेके से बांट कर, गुंडों को संरक्षण देके अगर इस आवाज को दबा देंगे तो बहुत बड़ी भूल है उनकी। घोसी की जनता उनको जवाब देगी। मधुबन से लड़ रहे हैं ना, उनके मन का भय है कि जिस सांसद ने ऐतिहासिक वोटों से जीता उस मधुबन विधानसभा में चल देगा। और आज लगातार मधुबन विधानसभा के लोग उनकी निंदा कर रहे हैं। आप लोग नहीं है तो आप चले जाइए, स्टिंग ऑपरेशन वहीं कराइए। मगर मधुबन विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं ना, अपनी जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं, अपनी जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं। जिस आदमी का रिकॉर्ड गांव से लेके लोकसभा तक हारने का रहा हो, प्रधानमंत्री जी ने भी बड़ी उम्मीदों से भेजा था कि इनको भेज रहा हूं, हमारे साथ काम रहे, एकदम जाते जीत जाएंगे। जिस विभाग के मंत्री हैं उसमें आज तक की सबसे बड़ी हार हुई। अपने गांव के मेंबरी में हारे, MLC के चुनाव में हारे, विधानसभा उपचुनाव में हारे, विधानसभा चुनाव में हारे, लोकसभा में हारे। हार जीत बनी रहती है, लेकिन जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, ये रिकॉर्ड जारी रहेगा। मैं भगवान से मना रहा हूँ कि चुनाव लड़ने आ जाए। घोसी की जनता भी इंतजार कर रही है, वसूली करवाए। जानते हैं इसका वजह क्या है? जो मैंने स्मार्ट मीटर के खिलाफ आवाज उठाया सदन में, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। मेरे मोबाइल को दिखाएंगे तो प्रधानमंत्री जी ने उस पत्र का एक्नॉलेजमेंट भी किया। जरा मोबाइल दिखाना है ना। मुझे प्रधानमंत्री ने एक्नॉलेजमेंट किया और मैंने CBI जांच के साथ वो पैसे वापस करने की बात किया है। मुझे उम्मीद है जिस तरह से मेरे अधिकारियों से बात हुई कि पैसे भी जो इन्होंने वसूली करवाया है सरकार वापस करेगी। और वो तिल मिलाए हुए हैं कि इनके लूट को मैंने उजागर कर दिया। इनके स्मार्ट मीटर है जो स्मार्ट चीटर हो गया क्या सर? स्मार्ट चीटर था, इनके संरक्षण में चल रहा था। और जब जनता सड़कों पर उतरी, जब मैंने आवाज उठाया तो ये है माननीय प्रधानमंत्री जी का पत्र, मेरे 30 अप्रैल को जिन्होंने संज्ञान लिया है।
और इस पर कार्रवाई भी होगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो ये लुटवाए हैं, घोसी के साथ जिन्होंने ठगी किया है, उत्तर प्रदेश के लोगों को ठगा है, वो पैसा वापस आएगा जनता का, नहीं आएगा तो हम इस लड़ाई को तब तक जारी रहेंगे जब तक जनता की गाड़ी कमाएगा। कभी छापा मरवा कर वसूली करवाना, कभी स्मार्ट मीटर लगा कर वसूली कराना। केंद्र के मंत्री लोकसभा में खड़ा होकर कहते हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था है, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ किस वजह से आप जबरदस्ती लगवा रहे थे? किस वजह से जबरदस्ती लगवा रहे थे? करे गुंडों के साथ चलने वाले कि गुंडई ऐसे खत्म हो जाएगी और राजनीति ऐसे खत्म हो जाएगी, कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। और रिटायरमेंट होने के बाद फेसबुक पर व्हाट्सएप ग्रुप चलाएंगे, व्हाट्सएप पर और फेसबुक। खबर कानपुर नगर से है, जहां जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने किया है उर्सुला अस्पताल का औचक निरीक्षण। आपको बता दें, एडीएम सिटी डॉक्टर राजेश कुमार के साथ प्रातः 9:30 बजे छापा मारा गया। 2 संदिग्ध दलालों को पकड़ा गया। मरीजों को कर रहे थे गुमराह। 22 डॉक्टर सहित 32 स्वास्थ्यकर्मी मिले अनुपस्थित। 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश। डीएम ने सीएमएस उर्सुला को किया निर्देशित, संदिग्ध व्यक्तियों पर रखे नजर। और साथ ही डीएम की सख्त हिदायत, किसी भी दशा में ना लिखी जाए बाहरी दवा। इधर छाई में जाइए। जो दवाई बाहर से कौन कौन सी लेनी है? हाँ। दवा ले गए कौन सी दवाई लिखी बाहर की देखें, डाल देती मैं वापस। मिल रही है, क्या नाम है? हाँ मम्मी, कितने बजे आई थी आप? अभी आए थे, डॉक्टर मिले? माननीय मुख्यमंत्री जी के भी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देश हैं कि सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को सुविधाएं अच्छी मिले। और इसी का सत्यापन करने के लिए आज मैं उर्सुला हॉस्पिटल, जो हमारा एक बहुत कानपुर का प्रमुख हॉस्पिटल, उसमें गया था। तो उसमें काफी संख्या में लोग वहां पर थे और काफी गरीबों का इलाज वहां पर निःशुल्क होता है, जैसा आप लोग अवगत हैं। परंतु कई डॉक्टर अनुपस्थित भी थे और कुछ डॉक्टर्स का 1-2 लोग, डॉक्टर मिश्रा का उनका प्रेजेंस लगी हुई थी जबकि वो वहां थे नहीं। और उसमें विषय में उसका संज्ञान लेकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ऑपरेशन व्हाइट पाउडर के तहत कल्याणपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 20 किलो 500 ग्राम अवैध गांजे के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से कानपुर गांजा लाकर करते थे सप्लाई। मारुति सुजुकी XUV4 को आपको बता दें SX4 कार से की जाती थी गांजे की तस्करी, जिसमें पकड़े गए अभियुक्त राहुल यादव और आयुष प्रजापति। आरोपियों पर हत्या, लूट, गैंगस्टर व आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज है। डीसीपी पश्चिम SM कासिम आबिदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया है। क्या है? ये पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन वाइट पाउडर के अंतर्गत ये कार्रवाई हुई है, जिसमें सूखे नशे में संलिप्त 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। आयुष प्रजापति और राहुल यादव उनके नाम है। आयुष प्रजापति ये नानकारी थाना कल्याणपुर का रहने वाला है और ये राहुल यादव मूलतः ये गाजीपुर का रहने वाला है, लेकिन ये फिलहाल अभी इसका ये बनारस, सारनाथ बनारस में रहता है। ये दोनों शातिर किस्म के अपराधी हैं। जो इसमें अभियुक्त है राहुल यादव, इसके विरुद्ध पूर्व में 15 अभियोग पंजीकृत है। अलग अलग थानों में संगीन धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत है इसके विरुद्ध, और ये कई बार जेल जा चुका है। इसमें हत्या, लूट, डकैती जैसे अपराध भी शामिल हैं। तो ये अभ्यस्त अपराधी है। इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी पूर्व में की जा चुकी है। इनकी गिरफ्तारी आज गढ़ेलिनपुरवा के पास नहर पट्टी के पास से हुई है। आज शाम देर शाम इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष इनको प्रस्तुत किया जाएगा। इनके पास से 20.5 किलो गांजा बरामद हुआ है।
अभी फ़िलहाल इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो भी डिटेल्स आएंगी उसके आधार पे जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। इसमें एक व्यक्ति है शमशाद, जो अभी फ़िलहाल वांछित चल रहा है। पूछताछ के क्रम में ये निकल के आया कि ये लोग उसके लिए काम करते थे। इसके वेयरअबाउट्स हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। सर, बताया जा रहा था कि कितने राज्यों से ये लेके आते थे? अभी जो इनिशियल हमारी पूछताछ हुई है उस पर ये लोग उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 3 राज्यों से ये लोग बेसिकली गांजा लाते थे और फिर यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये लोग देते थे, जिसके माध्यम से एक सप्लाई चेन ये लोग इस्टेब्लिश करते थे। इसमें जिस वाहन से ये लोग गांजा ला रहे थे वो वाहन भी पुलिस ने सीज़ किया है। इसमें जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उनके ऊपर पुलिस काम कर रही है। हमारे पास कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के नंबर हैं जो इनसे लगातार इनसे टच में थे। हम लोग उनके ऊपर भी इनकी संलिप्तता के संबंध में भी अभी जांच चल रही है। जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, ये कानपुर में सप्लाई करते थे या आसपास के और जिलों में, या बाहर ले जाने के प्लान में? जैसा मैंने बताया कि बल्क में ये लोग लाते थे। उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये 3 स्टेट से ये लोग बेसिकली प्रोक्योर करते थे और यहाँ से ये लोग रूट लेते थे। यूपी में ये लोग एंटर करते थे, बनारस, जौनपुर से होते हुए ये लोग यहाँ पर आते थे और फिर आसपास के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये लोग अभी पूछताछ में पता चला है कि नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में भी जैसे कन्नौज, कानपुर देहात में भी ये लोग सप्लाई करते थे। किन किन व्यक्तियों को सप्लाई करते थे और कौन कौन व्यक्ति इसमें संलिप्त है, किस किस की एक्टिव इसमें भूमिका रही है, ये सभी जांच का विषय, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और जैसे मैंने बताया कि अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। जो भी इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जो भी फैक्ट्स, साक्ष्य निकल के आएंगे उसके आधार पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो अभियुक्त है इनको माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। ज़्यादातर इसके जो अपराध हैं वो सभी पूर्वांचल के अलग अलग जनपदों में हैं। जैसे गाज़ीपुर, आजमगढ़ में इसके बहुत सारे हत्या, लूट, डकैती के ये अपराध कारित कर चुका है और फिलहाल ये नशे के कारोबार में संलिप्त था। इसकी गिरफ्तारी हुई। अभी डिटेल में इससे पूछताछ होगी, बहुत सारी और फैक्ट्स निकल के आएंगे जिसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, ये लोकल में कैसे बेचते थे? क्या पुड़िया बना के बेचते थे या कोई किसी और माध्यम से सप्लाई करते थे? ये लोग बेसिकली इनके यहाँ पर अलग अलग इनके वेंडर्स होते थे जिसको ये लोग सप्लाई करते थे और ये लोग उनसे पैसा लेकर के जाते थे, बल्क में मटेरियल लेकर के आते थे और यहाँ पर जैसे मैंने बताया एक व्यक्ति है जिसका नाम अभी आ रहा है शमशाद। इसके बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, बट अभी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें नाम आया है और भी कुछ नाम आए हैं जिनके बारे में हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी उनकी यदि वो उनकी संलिप्तता पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, इनका कितना बड़ा गैंग माना जा रहा है? नेशनल गैंग था या सिर्फ कुछ जगह? इसमें निश्चित रूप से ये नेशनल लेवल पर काम करते थे। जैसा इसने अभी पूछताछ में बताया है कि ये कुछ गांजा जो है इसने अलग अलग जगहों पर ये गांजा ज़्यादा लेकर के आया और कुछ जगहों पर ही ऑलरेडी सप्लाई कर चुका था। ये बचा हुआ गांजा था। जिन जगहों पे इसने सप्लाई किया है उनके बारे में भी हम लोग गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया क्या है? ये पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा चलाया जा रहा है ऑपरेशन वाइट पाउडर के अंतर्गत ये कार्रवाई हुई है, जिसमें सूखे नशे में संलिप्त 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। आयुष प्रजापति और राहुल यादव इनके नाम है। आयुष प्रजापति ये नानकारी थाना कल्याणपुर का रहने वाला है और ये राहुल यादव मूलतः ये गाजीपुर का रहने वाला है, लेकिन ये फ़िलहाल अभी इसका ये सारनाथ बनारस में रहता है। ये दोनों शातिर किस्म के अपराधी हैं। जो इसमें अभियुक्त है राहुल यादव, इसके विरुद्ध पूर्व में 15 अभियोग पंजीकृत है अलग अलग थानों में, संगीन धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत है इसके विरुद्ध और ये कई बार जेल जा चुका है। इसमें हत्या, लूट, डकैती जैसे गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया क्या है?
खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर बरसड़िया गांव में युवाओं ने पेश की है इंसानियत की मिसाल। 2 दिन से आपको बता दें, दलदल में फंसे गौवंश को युवाओं ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। बिना किसी संसाधन और जान जोखिम में डालकर युवाओं ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। डुमरियागंज क्षेत्र में युवाओं की बहादुरी और साथ ही टीम वर्क की हर तरफ हो रही सराहना। जैसा कि आपको बताना है कि आज मेरे गांव में जो है गाय वो माता जी और हम लोगों ने बड़ी मशक्कत करने के बाद जो है इनको गड्ढे से कीचड़ में से बाहर निकाला है। और ये हमारी टीम है गांव की। दिखाइए इन लोगों को कितनी मेहनत सब लोगों ने किया है गड्ढे में घुस करके, तब जा करके हम लोग इसको बाहर निकाल पाए हैं। और लोग लंबी लंबी चीज़ें फेंकते हैं गौ सेवा को लेकर के, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है। असल में जो सेवा है वो ये है जो हम लोगों ने करके दिखाया है। ये बचलिया गांव मेरा है और हमारे भाई लोग और हम मिल करके इस गाय को जो है बाहर निकाले हैं और अभी ये आराम कर रही है, फिर इसको ऊपर हम लोग निकालेंगे। आप लोगों से अपील है कि कहीं आपको ऐसी स्थिति दिखे तो आप लोग भी उतर करके ऐसी सेवा करें और गायों की मदद करें। आपको बता दें कि खबर इटावा से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि मजबूर ई रिक्शा ने चारपाई पर रखकर उस पर पेशेंट महेश को लिटाकर नजदीक अस्पताल उसैद के निजी डॉक्टर के यहां लेकर गए हैं, जहां पर एक्सरे कराया तो महेश की हड्डी टूटी हुई बताई जा रही। परिजनों के पास इलाज को पैसों को मजबूरी और साथ ही इंतजाम भी नहीं है। इन तस्वीरों और साथ ही पीड़ित परिवार के बयानों से बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि कहां बदायूं में एम्बुलेंस सेवाएं एवं स्वास्थ्य सेवाएं इतनी लचर हैं। रोड में गिर गए साहेब, तब साहेब आ गए हैं तो बाइकल हुई गई तो दयान बेचारे तब बोला के फिर दी नहीं। कितना पैसा रहा? वो में रहा है 14,400। क्या नाम है? रजमानिया। कहाँ से आई है? खबर चित्रकूट से है, जहां करवी कोतवाली पुलिस ने ईमानदारी और साथ ही मानवता का परिचय देते हुए एक वृद्ध महिला के खोए हुए रुपए वापस कर सराहनीय कार्य किया है। जानकारी के अनुसार एक वृद्ध महिला के 14,400 रुपए करवी कोतवाली गेट के पास गिर गए थे। इसी दौरान रास्ते में आपको बता दें कि गुजर रहे पुलिसकर्मियों की नजर पैसों पर पड़ी है। पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए पैसों के असली मालिक की तलाश शुरू कर दी और उधर कोतवाली परिसर में एक वृद्ध महिला की वहां पर आई थी और साथ ही आपको बता दें पुलिसकर्मी ने महिला से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके रुपए कहीं गिर गए हैं। इसके बाद पुलिस ने रुपए दिखाए जिन्हें महिला ने अपने होने की पुष्टि की है। पुलिस द्वारा पूरी रकम सुरक्षित वापस मिलने पर वृद्ध महिला भावुक हो गई और उसने चित्रकूट पुलिस का आभार जताया है। स्थानीय लोगों ने भी करवी कोतवाली पुलिस की ईमानदारी और संवेदनशील कार्यशैली पर जमकर सराहना की है। रोड में गिर गए साहेब, तब साहेब आ गए हैं तो बाइकल हुई गई तो दयान बेचारे तब बोला के फिर दी नहीं। कितना पैसा रहा? वो में रहा है 14,400। क्या नाम है? रजमानिया। कहाँ से आई है? चार से। हाँ। यहाँ पैसा कहाँ गिर गया था? या थाना के मुहारे में। थाने के मुहारे में? हाँ। तो ये थाने में कुछ काम था क्या, आए थे आप? हाँ काम।
खबर बदायूं से है, जहां 4 घंटे तक नहीं आई एम्बुलेंस। ई रिक्शा पर चिलचिलाती धूप में पेशेंट। भले ही उत्तर प्रदेश सरकार एम्बुलेंस सेवा को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास कर रही हो, लेकिन बदायूं में एक पेशेंट 4 घंटे से ज्यादा एम्बुलेंस का इंतजार करता रहा। जब एम्बुलेंस नहीं आई तो ई रिक्शा पर चारपाई पर लेटाकर इलाज के लिए ले जाने को मजबूर हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि पैसे का इंतजाम न होने पर नजदीकी कस्बे में एक्सरे कराकर वापस चिलचिलाती धूप में ई रिक्शा से बिना इलाज कर घर लौटने को मजबूर दिखाई दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि उसैद थाना क्षेत्र के गांव अकटुइया कला में अपनी बहन के यहां आया युवक महेश छत पर सो रहा था। सुबह लगभग 3 बजे वहां टॉयलेट करने उठा था। पैर फिसलने के कारण वह नीचे गिर गया। महेश को गंभीर चोटें आई हैं। परिजनों ने इलाज के लिए ले जाने हेतु एम्बुलेंस को कई बार कॉल किया। लगभग 4 घंटे से ज्यादा इंतजार किया। जब एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो मजबूरन ई रिक्शा पर चारपाई रखकर उस पर पेशेंट महेश को लिटाकर नजदीकी कस्बा उसैद के निजी अस्पताल ले जाया गया है। इन तस्वीरों में आप और साथ ही पीड़ित परिवार के बयानों पर बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या बदायूं में एम्बुलेंस सेवा, स्वास्थ्य सेवाएं इतनी लचर हैं कि गरीब को इलाज हेतु भटकना और साथ ही मजबूरी के कारण ये सब करना पड़ जाता है। क्या नाम है आपका? नीरज। कहाँ रहते हैं? अकटुइया कला। ये कौन है आपके भाई? अच्छा, क्या हुआ है इनको? सुबह के टाइम पे पैसा बाथरूम को निकले, वो पैर फिसले और गिर गए पीछे। तो फिर आप इस टेम्पो पर इस तरह चारपाई पे रखकर कहाँ से ला रही हो, कहाँ ले जा रही हो? गोटैया से, अकटुइया कला से ला रहे हैं। बदायूं को ले जाते, एम्बुलेंस को फोन किया पर एम्बुलेंस आई नहीं। एम्बुलेंस आई नहीं? नहीं आई। तो फिर आप कहाँ तक दिखा के लाई हो? और शायद प्राइवेट में। प्राइवेट में क्या कराया? अक्सर। क्या बताया है? फ्रैक्चर है। तो आप घर ले जा रही हो? घर ले जा रहे हैं। तो फिर इलाज के लिए आप अस्पताल क्यों नहीं ले गई? अब गाड़ी व्यवस्था नहीं बनी, अब मैं घर लेके जाएंगे और जब रुपए पैसा कर लेंगे तब लेके जाएंगे। सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिल पाई आपको? इटावा में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए। जानकारी के मुताबिक वैदपुरा और साथ ही बसरेहर थाना पुलिस की सूचना मिली थी। कुछ बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना पर दोनों थानों की पुलिस वहां पर संयुक्त अभियान चलाया गया। पुलिस टीम ने जब संदिग्ध काली स्कॉर्पियो को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाश द्वारा चलाई गई गोली सरकारी गाड़ी की लाइट में जा लगी है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें हिस्ट्री शीटर बदमाश सिकंदर के पैर में गोली लग गई है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस और बिना नंबर की काली स्कॉर्पियो बरामद कर ली है। थाना वैदपुरा जनपद इटावा पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण की दिशा में एक प्रभावी कार्रवाई की गई है। इसमें लूट की योजना बना रहे 2 सक्रिय अपराधियों को पुलिस इंगेजमेंट में गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में एक अपराधी के पैर में गोली लगी है, जिसका नाम सिकंदर उर्फ अखिल पुत्र संदेश कुमार, निवासी थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र, एवं उसका सह अभियुक्त नितिन उर्फ छोटू पुत्र सत्य प्रकाश, निवासी ग्राम कुनैरा, थाना फ्रेंड्स कॉलोनी है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 2 अवैध तमंचा 315 बोर, 5 खोखा कारतूस 315 बोर, 4 जिद्दा कारतूस 315 बोर एवं एक काली स्कॉर्पियो बिना नंबर प्लेट के भी बरामद हुई है। इस प्रकरण में साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। साक्ष्य के क्रम में कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हरदोई के संडीला में अवैध सट्टा और जुआ कारोबार को लेकर बड़ा खुलासा होने की चर्चाएं तेज हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग ने पूरे मामले में सनसनी फैला दी है। वायरल ऑडियो में कथित तौर पर नंबर लगाने और साथ ही पैसों के लेन देन और सट्टा संचालन जैसी बातें सुनाई देने का दावा किया जा रहा है। गली मोहल्ले तक फैला सट्टे का जाल। सूत्रों की माने तो संडीला में सट्टा कारोबार अब छोटे मोहल्ले और साथ ही बाजारों तक पहुंच चुका है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि युवाओं को जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाकर इस अवैध धंधे में धकेला जा रहा है। पुलिस पर उठ रहे सवाल, आखिर इतने बड़े नेटवर्क की भनक पुलिस को क्यों नहीं लगी है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो ये कारोबार और तेजी से युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले सकता है। खबर सीतापुर से है, जहां महिला आरक्षण बिल पर हुआ है जमकर प्रदर्शन। सपा सांसद आवास का घेराव करने पहुंची महिलाएं। सांसद आनंद भदौरिया के घर से बाहर निकल महिलाओं से की बातचीत और साथ ही सांसद ने पुलिस पर संरक्षण में प्रदर्शन कराने का लगाया है आरोप। सांसद आनंद भदौरिया ने सरकार पर बोला है हमला।
ये दर्शन कराने चलो ये बताओ, ये तरीका है। कुछ घटना दुर्घटना हो जाए कौन जिम्मेदार हो? जिम्मेदारी हम लोग है, जिम्मेदारी हम लोगों की, हम लोग साथ हैं। तुम्हें भेज दिया अवधेश कुमार यादव। और किसको भेज दिए? तुम्हें भेज दिए। चलो ऐसा है मीडिया के साथियों, चलिए देखो ये तरीका बहुत गलत है। संसद जी, आज आपके घर का घेराव किया गया है महिला मतलब कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी की, और बहस गर्मा गर्मी भी काफी हुई है। अब देखिए 2-3 महिलाओं की भाजपा के नेता थी और बाकी महिला कार्यकर्ताओं द्वारा और बहस गर्मा गर्मी भी काफी हुई है। अब देखिए 2-3 महिलाओं की भाजपा की नेता थी और बाकी तो बेचारी बहनें आई। कोई अभी आपके सामने कहा कोई टहलने के लिए आया था, कोई जबरदस्ती पकड़ करके लाया गया था। उन बेचारी महिलाओं को तो पता भी नहीं है कि वो किस लिए यहाँ आई। दूसरा, 2023 में महिला आरक्षण को सभी राजनीतिक दलों ने सर्वसम्मति से पारित किया था और भारतीय जनता पार्टी, जो कि महिला आरक्षण देना नहीं है, केवल राजनीति करनी है, क्योंकि 24 के चुनाव में जाना था। और उसके बाद फिर अचानक जब बंगाल सहित तमिलनाडु सहित 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, तो फिर अचानक से आ गए कि हम अब सत्र के बीच में लेकर के आ रहे हैं। और फिर महिला आरक्षण तो पास ही हो चुका था, फिर ले आए 183वां संशोधन संविधान के अंदर कि अब हम पुरानी जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण देंगे। जान रहे थे 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन होगा, पास होगा नहीं, इसलिए क्या कहते हैं, ये तो गिरी जाएगा सदन में और हम इसको मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि महिला आरक्षण उन्हें देना नहीं था। सवाल इस बात का है कि अगर आपकी मंशा है महिला आरक्षण देने की, तो हमारे नेता की, पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी की और हम सब की मांग है कि 2027 के चुनाव में लागू करिए 33%, 50% लागू करिए, हम लोग समर्थन करेंगे। और नहीं इतना है तो हम लोगों ने तो कहा था, सदन के अंदर भी कहा था कि जो अभी 543 की संख्या है उसी में दे दीजिए, आरक्षण दे दीजिए। लेकिन दरअसल इन्हें महिला आरक्षण देना नहीं। और एक हास्यास्पद बात, जो 2023 में बिल पास हुआ था उसको इन्होंने नोटिफाई नहीं किया, उस एक्ट को नोटिफाई नहीं किया। अचानक से याद आया संसद में कि अरे हम बहस के लिए जो विषय लाए हैं उसको तो हमने नोटिफाई नहीं किया, वो कानून, वो एक्ट नोटिफाई नहीं किया, तो वो अभी तो मान्य ही नहीं हुआ है। तब रातों रात उसको नोटिफाई करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार की मंशा महिला आरक्षण देने की नहीं है। इसी तरह महिलाओं को जो बेचारी अपराध, जो कि निरपराध हैं, अबोध हैं, तमाम जो यहाँ कॉलोनी से लेकर के हुसैनगंज से कहाँ बेचारी आई, भी बड़ी मुश्किल से 50 लोगों को इकट्ठा किया, उसमें भी तमाम दबी कुचली, शोषित, पीड़ित, उनको पता ही नहीं है कि हमें किस लिए लेकर के जा रहे हैं। और जो 3-4 महिलाएं थी, हम तो चाहते थे, स्वागत करना चाहते थे, इसीलिए बाहर निकल करके आए थे कि हमारे घर पे बैठते, कोई दरवाजे पे आता है तो मेहमान होता है, लेकिन वो हमसे झगड़े करना चाहती थी और उसके बाद बहस करके चली गई। हम तो कह रहे थे पानी वानी पी करके जाइए, तो वो भी उन्होंने। दरअसल बीजेपी को केवल राजनीति करनी है और हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले। मैंने जैसा उनसे कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं, हेमा मालिनी जी सदन के अंदर बैठे, हमारी सम्मानित सांसद हैं, कंगना रनौत जी बैठे, मेवाड़ की महारानी बैठे, लेकिन प्रजापति समाज की भी बिटिया वहां बैठनी चाहिए, वानिसाज समाज की भी बिटिया बैठनी चाहिए, अर्कवंशी समाज, पासी समाज की, गौतम समाज की, पटेल समाज से लेकर के जो दबे कुचले शोषित वर्ग है, जो गांव की झोपड़ी में रह रही हैं, जो पगडंडी पर किसान खेत में जो काम कर रही हैं, उन महिलाओं का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? इसलिए हम लोगों का जो सदन में हमने 3 मिनट का भाषण दिया है और रात 2 बजे तक जग करके जो कविता लिखी थी, उस कविता को भी आप लोग सुनिएगा। हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। हम चाहते हैं 33% अगर भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहती है, अभी 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, लागू करें। हम सारे लोग समर्थन कर रहे हैं, विधानसभा में भी हमने कहा था। और अगर आप देना चाहते हो इसी जनगणना के आधार पर, तो 543 में दे दीजिए। और अगर आप नहीं देना चाहते हो, नए आप जनगणना करा करके परसीमन के आधार पर नए परसीमन पे देना चाहते हो, तो आप, अभी तो स्वगणना शुरू हो गई है,
इसको और बढ़ाइए, 100% कर दीजिए, सारी फील्ड उतार दीजिए। जब 3 महीने में SIR हो सकता है तो जनगणना 1 साल में नहीं हो सकती क्या? अभी 29 का चुनाव तो लंबा समय है। आप जनगणना कराइए, परसीमन करिए, लेकिन हम ये नहीं करने देंगे कि आप परसीमन अपने हिसाब से सीटें बांट दो। आप जम्मू कश्मीर में चले जाइए, 2011 की जनगणना उठाई, 2011 की जनगणना ली और मनमाना परसीमन कर दिया कागज पे बैठ करके। पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री लखन सिंह यादव के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री अखिलेश भदौरिया के कुशल पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी धोनारा श्रीमती अंजलि कटारिया के निकट पर्यवेक्षण में थाना गजरौला SOG सर्विलांस टीम द्वारा आपको बता दें कि जुबिलेंट फैक्ट्री स्थित फैमिली क्वार्टर में हुई चोरी की घटना का अनावरण कर घटना में शामिल एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के एक अभियुक्त सुरेश पुत्र भीखू निवासी ग्राम देवीपुरा थाना टांडा जनपद धार राज्य मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किए गए 100% सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 24 लाख रुपए बताई जा रही है। टीम फील्ड यूनिट सभी मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद में जितने भी साक्ष्य थे उनको मौके से इकट्ठा किया गया। इसमें कई टीमों का गठन किया गया और गठन करने के बाद में इस घटना के सफल अनावरण के लिए जो वहाँ की क्षेत्राधिकारी CO अंजलि कटारिया हैं, उन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया। इसमें पूरी सर्विलांस की मदद से, हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से जितनी हमको सारी चीज़ें नोट हुई, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो मोडस ऑपरेंडाई था, पहले उसको पता किया गया, जिसमें इनका मोडस ऑपरेंडाई ये है कि ये ऐसी सोसाइटीज़ में जो थोड़ी हायर क्लास होती हैं, उनमें सैटरडे संडे जनरली सैटरडे संडे या कोई छुट्टी का जो टाइम होता है उसमें ये घटना को, वारदात को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। उससे पहले ये बहुत डिटेल्ड में रैकी करते हैं। ये एक पूरा गैंग है। जब हमने इस गैंग का विवेचना के क्रम में खुलासा किया तो ये गैंग मध्य प्रदेश में धार जिले के थाना क्षेत्र टांडा से पाया गया। वहाँ पर हमारी टीम रवाना हुई और लगभग 6-7 दिन हमारी जो टीमें हैं वो वहाँ पर रही। उन टीमों ने इस घटना का सफल अनावरण किया। एक अभियुक्त जिसका नाम सुरेश उर्फ भिखू है, उसको गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड के तौर पर वहाँ कोर्ट से यहाँ पर भेजा गया, जहाँ उसको आज न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसके साथ ही जो बरामदगी है वो बरामदगी पीली धातु और सफ़ेद धातु दोनों हैं। इसमें मैं आपके सामने ये बता देता हूँ, 4 चूड़ी, 2 कंगन, 2 गले के सेट, 1 चेन, 1 डायमंड रिंग, 1 लेडीज़ रिंग, 7 कानों के जोड़े, 1 मंगलसूत्र, 1 जोड़ी कुंडल, टीका, अंगूठी जिसमें कई संख्या है, और सफ़ेद धातु की भी इसमें कई सारी चीज़ें, जिनकी टोटल जो अनुमानित लागत है वो लगभग 24 लाख के आसपास है। इसमें 100% रिकवरी जो है वो की गई है। पूरी टीम ने इसमें बहुत बेहतरीन काम किया है। उसके लिए मेरे द्वारा पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। और स्पेशली इसमें यहाँ CEO जो अंजलि कटारिया हैं वो लगभग 6 या 7 दिन खुद मध्य प्रदेश टांडा थाना क्षेत्र में जाकर रही और उन्होंने फ्रंट से इस ऑपरेशन को लीड किया। और इस प्रकार से इस घटना में अभी हमारे 2 अभियुक्त और हैं जो वांछित हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जो पूनम और अम्बू, ये दोनों सगे भाई हैं। इनकी अभी तलाश जारी है और इसके बाद में इस पूरी जो विवेचना है उसको इसका लॉजिकल एंडिंग। खबर सीतापुर से है, जहां जिला अस्पताल का CDO दिशा जोशी ने किया है औचक निरीक्षण। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की खुली पोल निरीक्षण के दौरान CMO समेत पूरी स्वास्थ्य विभाग टीम रही है मौजूद। निरीक्षण के दौरान OPD में डॉक्टरों की कार्यशैली पर उठे सवाल। CDO ने पहुंचती ही अस्पताल में मचा हड़कंप। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बैठे कुर्सी पर, डॉक्टरों की मौजूदगी को लेकर भी चर्चा रही है तेज।
कानपुर नगर में आज एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, जहां एक युवती अपने पति को जेल से छुड़ाने की मांग को लेकर पुलिस कार्यालय के पीछे स्थित एक ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। युवती की इस हरकत से इलाके में हड़कंप मच गया। घंटों चली मशक्कत और पुलिस की समझाइश के बाद आखिरकार युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है। कानपुर की कचहरी परिसर में पुलिस कार्यालय के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवती अचानक एक ऊंचे टावर पर जा चढ़ी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और साथ ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। पुलिस ने युवती से बातचीत शुरू कर दी और काफी देर तक चली काउंसलिंग के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारने में सफलता हासिल कर ली गई है। पुलिस का बयान अपर पुलिस आयुक्त विपिन टाडा का बयान सामने आया। युवती के पति के खिलाफ अक्टूबर 2023 में उसकी अपनी ही मां ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था। किस कोर्ट में मामला था? एडीजे 25 कानपुर नगर थाना सचेंडी। उम्र क्या थी? उम्र इसकी है इस समय लगभग 21 साल। कब गया था लड़का जेल? आज से करीब 1-1.5 साल पहले। आज भी वो जेल में बंद है, उसी में आज ये गवाही देने आई थी। परिसर के बाहर की तरफ पुलिस कार्यालय के पीछे की तरफ एक टावर पर एक महिला चढ़ गई थी। अपने पति को जेल से छुड़ाने की उनकी मांग थी। इस पर समस्त पुलिस बल अधिकारीगण वहां पहुंचे और बातचीत कर युवती को टावर से सकुशल नीचे उतरवा लिया गया। जो प्रकरण में जानकारी की गई और जो बातें उनके द्वारा बताई गई उसमें सामने आया कि युवती को अपहरण का मुकदमा उनकी माताजी के द्वारा अक्टूबर 2025 वर्ष में थाना सचेंडी पर लिखाया गया था, जिसमें कि नियमानुसार विवेचना करते हुए पॉक्सो एक्ट की वृद्धि कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जो मुकदमे की वादिनी थी वो युवती की माताजी ही थी और आज उस युवक यानी कि अभियुक्त को छुड़ाने के लिए युवती टावर पर चढ़ी थी। इसमें बातचीत कर उन्हें सकुशल उतरवा लिया गया है और नियमानुसार उनकी काउंसलिंग करवा कर विधिक प्रक्रिया के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। आज जानकारी में यह भी आया कि माननीय न्यायालय में इनके प्रकरण में तारीख थी जिसमें कि अभियुक्त पेश होने के लिए आया था और इसी के चलते ये युवती ने ये काम किया और इस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई कर विवेचना का निस्तारण नियत समय में नवंबर 2025 में करके चार्जशीट को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था, जिसके चलते जो अभियुक्त है वो अभी भी न्यायालय के आदेश अनुसार जेल में है और उसी को छुड़ाने के लिए युवती ने ये काम किया था। इसमें निरंतर वार्ता कर युवती को समझा बुझा कर उतरवा लिया गया है और इनकी काउंसलिंग भी करवाई जा रही है और इनके परिवारजन और इनके जो वकील हैं उनसे समन्वय स्थापित करके जो भी इसमें नियत कार्रवाई है वो की जा रही है। सर, पुलिस कमिश्नर ऑफिस के ठीक बगल में जहाँ पुलिस की बस्ती भी है, लोग रहते भी हैं, वहाँ महिला चढ़ गई है, तो क्या लगता है किसी ने उसको समझाया कि इसकी भी कोई जांच होगी है, कैसे चढ़ी है, क्या वहाँ पर? इसमें जो भी इनके साथ आज यहाँ पर आया, किसके कहने से इन्होंने ये कृत्य किया, क्या इसके पीछे कोई साजिश है, इसकी भी जांच की जाएगी। परंतु पहले हमारा उद्देश्य है कि महिला की काउंसलिंग करवाकर युवती की उसका सकुशल परिवार के हवाले किया जाए, उसके पश्चात इसमें अग्रिम जांच की जाएगी। तो वो लोग हमको धमका रहे हैं, बहलाए फुसलाए हैं लड़की को, वही लोग रखे हैं अपने पास। कौन लोग हैं? उसी लड़के के परिजन लोग यहाँ कोर्ट में मिले थे तो कहते हैं परेशान करते हैं, कहते हैं लड़की से लड़का छुटवा दो हमारा। तो हाँ, और लड़की उन्हीं के पास है, वही लोग बहलाए फुसलाए हैं, वहीं रखे हैं उसको। आज आप जब आई थी तब आपने लड़की से बातचीत करी थी, क्या बात हुई थी? आज लड़की आई हमारे पास, बोले कि बैठ गई बगल में, तो हमने कहा हमारे पास न बैठो, हम पानी पी रहे थे, पानी पीने में उसके बोतल ऐसे लग गई थी यहाँ पे थोड़ा, तो वो रोने लगी। हमने हमसे दूर बैठो, हमें परेशान न करो, हम मुझे परेशान हम पैर से भी लगा दें। इसके बाद ये वहाँ से भागी आई, बाद में मालूम हुआ कि वो टावर में चढ़ गई जाके। हमको सब न्याय चाहिए। 11 मई 2026 को ग्राम सिरसा मोहन थाना डिडौली जनपद अमरोहा में आवेदक श्री देवराज सिंह पुत्र श्री राम स्वरूप सिंह निवासी ग्राम सिरसा मोहन थाना डिडौली के खेत में विपक्ष विनोद कुमार द्वारा ट्रैक्टर निकालते समय आवेदक की फसल को नुकसान
पहुंचाने तथा इस संबंध में शिकायत करने पर विपक्षी गण द्वारा आवेदक के साथ गाली गलौज एवं मारपीट करने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना डिडौली पर दिनांक 12 मई 2026 को मुकदमा अपराध संख्या 183/2026 धारा 191(2), 191(3) और 352, 315(2), 351(2) और साथ ही 324(4) BNS बनाम मयंक आदि 12 नामजद अभियुक्त गणों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। जौनपुर स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा सवाल। जिला अस्पताल में भर्ती मरीज की मौत के बाद परिजनों का फूटा है गुस्सा। उमरनाथ सिंह पुरुष जिला अस्पताल में भर्ती मियापुर निवासी 45 वर्षीय सतीश गुप्ता की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का अस्पताल स्टाफ और नर्सों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। उनका कहना है कि मरीज की हालत बिगड़ने पर कई बार मदद मांगी गई लेकिन समय पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मासूम बच्ची का आरोप नर्सों की लापरवाही में मेरे पापा की जान चली गई है। और साथ ही आपको बता दें कि घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और भर्ती ऊपर से इनका पानी चढ़ाए, सिर्फ 2 बोतल और कह रहे पानी चढ़ाए, वो भी बाहर से दवा मंगवाई जा रही है। सरकारी का क्या मतलब है? ये बाहर से दवा मंगाई जा रही है। सोनभद्र पुलिस साइबर थाना और साथ ही एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में मिली है सफलता। पुलिस ने साइबर ब्लैकमेलिंग गैंग का किया पर्दाफाश। 5 आरोपियों को राजस्थान से किया गिरफ्तार। गिरोह सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करता था। आरोपी पुलिस और आर्मी अधिकारी की फोटो लगाकर लोगों को डराते थे। एआई तकनीकी से अश्लील वीडियो बनाकर धन उगाही की जाती थी। साइबर उत्पीड़न से परेशान होकर रॉबर्ट्सगंज निवासी एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी। और साथ ही मामले में आपको बता दें कि मृतक के मोबाइल और बैंक स्टेटमेंट की जांच में हुआ है बड़ा खुलासा। गिरफ्तार आरोपी में धन उगाही करने वाला और फर्जी बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले शामिल है। पुलिस के 2 टूक साइबर अपराधियों के खिलाफ आगे भी अभियान लगातार जारी रहेगा। कि उनके पति द्वारा 7/8 अप्रैल की रात को अपने नवनिर्मित मकान में आत्महत्या कर ली थी। जब उनके परिजनों द्वारा उनका मोबाइल चेक किया गया तो ये सामने आया कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इनको धमकाया जा रहा था और उनसे धन की मांग की जा रही थी। जब उनके चैट्स और वीडियो कॉल्स और इनकी डिटेल्स के बारे में जानकारी की गई तो ये पता चला कि साइबर एक्सटॉर्शन और साइबर ब्लैकमेलिंग की वजह से इन्होंने आत्महत्या की है। घटना की गंभीरता को लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें तुरंत ही जो है एफआईआर की गई थाना रॉबर्ट्सगंज में। और एफआईआर करने के बाद उन्होंने एक संयुक्त टीम साइबर थाना प्रभारी, एसओजी टीम और थाना रॉबर्ट्सगंज की टीम के निर्देशन में एक संयुक्त टीम गठित की गई। उसके बाद विवेचना में जब सभी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया जिसमें चैट्स, वीडियो कॉल्स और जो बैंक स्टेटमेंट है इनका एनालिसिस किया गया तो ये निकल के आया कि वीडियो कॉल जो था वो थाना वो जनपद अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हुआ था। जो बैंक अकाउंट्स था वो महाराष्ट्र का था और जो पैसा विड्रॉ हुआ था वो भिवाड़ी राजस्थान में हुआ था। जब इसकी गहनता से जांच की गई और साक्ष्य जब इसके एकत्रित की गए फिर उसके बाद हमारी टीम ने राजस्थान में इसके लिए जो है दबिश दी गई और इसमें 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। इसमें जो 5 अभियुक्त हैं जिसमें से अफजिल है। अफजिल द्वारा जो है सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर एक्सटॉर्शन किया जा रहा था, जो अपने एआई वीडियोस के माध्यम से सामने वाले को डरा धमका के उससे पैसा वसूलते थे। इसमें नंदा और रशीद हैं जो एटीएम से पैसा निकालने का काम करते थे। और इसमें वाशिम और वरीज़ है, ये सभी जो है म्यूल अकाउंट इकट्ठा करते थे। आज हमारी टीम ने 10 मई को इनकी गिरफ्तारी कर इनके पास से 5 मोबाइल फ़ोन्स, 2 म्यूल अकाउंट्स, घटना में जो संलिप्त सिम कार्ड था उसकी बरामदगी की है। और वीडियो बनाते थे। देखिए ये अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग वीडियोस बनाकर जो है उनके साथ जो एक्सटॉर्शन करते थे। किसी का फेक वीडियो, किसी का कोई अश्लील वीडियो भी बनाते थे और पुलिस वालों के वर्दी पहन के भी ये लोग किसी को मारते हुए वीडियो बनाते थे और उसके बेसिस पे इनको डराया धमकाया जाता था। तो इसमें कितने पैसे इनसे वसूले गए? जो हमारे विक्टिम हैं उनके माध्यम से अलग अलग समय पर इनके द्वारा 29,000 का जो है इनके द्वारा फ्रॉड और एक्सटॉर्शन किया गया। विक्टिम के अलावा सर और भी कितने केसों में ये सम्मिलित रहे हैं? जी, इसकी जो है विवेचना अभी जारी है और हम और साक्ष्य इसमें इकट्ठा कर रहे हैं। इसकी जानकारी जैसी होगी वो आपको बताया जाएगा।
तरह के मामले के बाद सब आम पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे? आम पब्लिक से यही अपील करना चाहेंगे कि कोई भी जो है ऑनलाइन अगर आपको डरा रहा है, धमका रहा है, तो तुरंत जो है उससे डरने की बात नहीं है। आपको तुरंत 1930 पर कॉल करना है। और इन लोगों के द्वारा और भी अन्य कार्य जैसे डिजिटल अरेस्ट और ऐसी और भी साइबर फ्रॉड के तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा रिटर्न देने के नाम पे इनको लालच दिया जाता है लोगों को। तो इन सब में चक्कर में ना पड़ के पब्लिक से अपील है कि 1930 पे जो है तुरंत जो है इसका कंप्लेन दर्ज करवाएं और किसी भी पैसे को देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर दे दिए हैं और फ्रॉड हो गया है तो 1930 पर कॉल करके उसको फ्रीज कराया। मदर्स डे के मौके पर हरिद्वार में बीसी ज्वेलर्स और साथ ही आपको बता दें कि लॉन्ज ज्वेलरी शोरूम में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी शिरकत करने पहुंचे और शोरूम की उपलब्धियों की सराहना करते हुए सभी को मदर्स डे की शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान शोरूम के स्वामी डिजाइनर सन्नी मल्होत्रा को हाल ही में दिल्ली में आयोजित ग्लोबल लेगेसी अवार्ड फंक्शन में मिले द बेस्ट पीस ऑफ ज्वेलरी डिजाइनर ऑफ इंडिया सम्मान के लिए बधाई दी गई। मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि हरिद्वार में बीसी ज्वेलर्स लॉन्ज ज्वेलरी शोरूम की उपलब्धियां शहर का गौरव बढ़ाने का काम करती है। मदर्स डे को ध्यान में रखते हुए शोरूम को और भी विशेष थीम पर और साथ ही अच्छी ज्वेलरी तैयार की गई है। उन्होंने बताया है कि नवजात शिशु की सुखाई गई नाभि यानी कि अविलंबिका कॉर्ड को और साथ ही सुरक्षित, संरक्षित व विशेष डिजाइन की ज्वेलरी बनाई जा रही है। पूरे उत्तराखंड का, पूरे परिवार का हमें गर्वान्वित बहुत महसूस करा है। वी आर फीलिंग प्राउड ऑफ हिम, क्योंकि जो उनकी डिज़ाइनिंग है वो आपको दूर दूर तक कहीं नहीं मिलेगी। इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ही इज़ माई हस्बैंड, इसलिए मैं तारीफ़ कर रही हूँ, बिकॉज उन्होंने ऑनलाइन कंटेस्ट था, इट वॉज अ ओपन कंटेस्ट जो उनको ग्लोबल लेगेसी अवार्ड मिला। उसमें उन्होंने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, उनकी खुद की डिज़ाइनिंग गई। डिज़ाइनिंग में आप मान सकते हैं कि एक बच्चे की नाभि की जो नाल होती है, इम्बिकल कॉर्ड्स, ट्विन्स बच्चों के इम्बिकल कॉर्ड्स को उन्होंने रख के एक डायमंड का पेंडेंट में उन्होंने स्टोर करके एक डायमंड पीस डिज़ाइन किया है। डायमंड का पेंडेंट सेट डिज़ाइन करा है उन्होंने। मंत्री जी आए हैं हमारे यहाँ पे, मदन कौशिक जी, आज उन्होंने हमारे आके बहुत मोटिवेट करा। उनके आने से हमें बहुत खुशी महसूस हुई। एक तो आज मदर्स डे सेलिब्रेशन था और दूसरा हमारी ग्रैंड सक्सेस पार्टी थी। आज हम लोगों ने यहाँ पे आयोजित किया था मदर्स डे स्पेशल, जिसमें मदन कौशिक जी आए और उन्होंने हमें कामयाबी के लिए आशीर्वाद दिया। अभी रिसेंटली 3 तारीख को एक अवार्ड फंक्शन था, ग्लोबल लेगेसी अवार्ड 2006, जिसमें मुझे दिया गया द बेस्ट bespoke jewelry designer of India, द बेस्ट bespoke jewelry designer of India, जिसकी सेलिब्रेशन हम लोगों ने आज यहाँ पे रखी थी और लोगों का बहुत प्यार मिला। और ये हमारे लिए एक ऐसा था कि जैसे एक सपना साकार हो जाता है। ये जो अवार्ड था ये दिल्ली हयात सेंट्रिक में किया गया था और इसमें दुनिया भर से आप अपने आप को पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऑनलाइन पार्टिसिपेशन इसके अंदर होता है और इसमें आप अपने डिज़ाइनिंग सेंड करते हैं और वो डिज़ाइनिंग के आधार पे आपको पुरस्कार दिया जाता है। आपकी सोच कैसी थी डिज़ाइन बनाने में, आप किस आधार पे आप डिज़ाइन वो लेके चल रहे थे, ये उन लोगों के लिए मायने रखता है। मैं कहूँगा कि हरिद्वार के मार्केट के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा मंच है जिसमें आप अपने आप को सामने प्रेजेंट कर पाते हैं। आपकी काबिलियत को वो लोग समझते हैं। इनके प्रतिष्ठान पर आया मैं सनी जी के, और ये वास्तव में अपने हरिद्वार के एक प्रतिष्ठित इस क्षेत्र के व्यापारी हैं और जनता के बीच में, लोगों के बीच में आपने एक विश्वास इस क्षेत्र में पैदा किया है। आपकी सबसे बड़ी जो एक्सपर्टाइज है वो डिज़ाइन को बनाने में है और विशेषता है कि एक डिज़ाइन को आप एक ही बार बनाते हैं, एक प्रकार से उसको आप पेटेंट जैसा किसी के लिए रहता है, किसी को बनवाना है, उसमें आपको एक आज अवार्ड मिला था। उस अवार्ड की सेरेमनी भी थी, मदर्स डे भी था, मदर्स डे की बधाई, और आपने जो एक अवार्ड जीता है इसके लिए। सरोवर नगरी नैनीताल से दूर
लगभग 12 किलोमीटर भवाली से कैची धाम पैदल जा रहे पर्यटक अनुराग वाजपेयी की देर रात खाई में गिरने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और साथ ही एसडीआरएफ की टीम ने संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाकर युवक को खाई से बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवाली पहुंचाया है, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। जानकारी के अनुसार अनुराग वाजपेयी 28 वर्षीय पुत्र कृष्ण कुमार वाजपेयी निवासी मोसमद्दी लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश निवासी कैची धाम की ओर पैदल जा रहे थे और साथ ही नेगलाट के पास अचानक अनियंत्रित होकर करीब 20 मीटर गहरी खाई में जा गिरे हैं। रेस्क्यू के बाद युवक को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया, जहां सिर में गंभीर चोट के कारण उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दे दी है। पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। क्लिप्ट से सरोवर नगरी से दूर लगभग 12 किलोमीटर भवाली से कैची धाम पैदल जा रहे पर्यटक अनुराग वाजपेयी की देर रात खाई में गिरने से मौत हो गई है। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और साथ ही एसडीआरएफ की टीम ने संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाकर युवक को खाई से बाहर निकाला है, लेकिन आपको बता दें कि उनकी मौत हो चुकी है। एसडीआरएफ आसिफ खान ने बताया है कि शव मोर्चरी में रखवाया गया और साथ ही परिजनों को सूचना दे दी गई है। पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम शव और साथ ही परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जैसा विदित है कि उत्तराखंड प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव 2027 का बिगुल बज चुका है, जिसके चलते सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं और अपने अपने प्रतिनिधि जनता के बीच उतार रही हैं। उसी तर्ज पर प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां आज जनपद के जसपुर नगर में समाज पार्टी जिला अध्यक्ष रवि छाबड़ा अपने समर्थकों सहित नवनियुक्त महिला सभा और साथ ही नगर अध्यक्ष प्रवर्तन जहां के आवास पर पहुंचे हैं और जहां नगर अध्यक्ष सहित मौजूद सभी महिला कार्यकर्ताओं ने फूल पहनाकर अध्यक्ष रवि छाबड़ा का जोरदार स्वागत किया। वहीं संबंध में सपा जिला अध्यक्ष रवि छाबड़ा ने महिला बेटियों के भय मुक्त माहौल और साथ ही भय का माहौल व्याप्त है और साथ ही बेटियां सुरक्षित नहीं है। साथ ही प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय न मिलने से हाल ही में चंपावत में हुए हत्याकांड में भी लीपापोती कर उसका दबा देना मामला सामने आया है। महिला की सुरक्षित नहीं है तो महिला क्या करेंगी? ऐसी सरकार को हम नहीं रखना चाहते हैं। सपा में आए हम लोग, पूरी टीम आई हुई है हमारी सपा में, सपा के द्वारा करा गया है। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं में, बेटियों में एक भय का माहौल बना हुआ है, जहां आज उत्तराखंड के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अभी हमारी बहन अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला और वो वीआईपी कौन थे उनका आज तक पता नहीं चला। उसके बाद चंपावत की घटना को देख लीजिए कि किस प्रकार से उस घटना को लीपापोती करके दबा दिया गया। कहीं ना कहीं आज महिलाओं में असुरक्षा की भावना पनप रही है। उसी को लेकर वो चल रहा है। आज जसपुर के अंदर हमारी समाजवादी पार्टी महिला सभा की नगर अध्यक्ष परवीन जहां जी के नेतृत्व में दर्जनों महिलाओं ने आज प्रदेश सरकार का पुतला फूंककर आक्रोश व्यक्त किया है और प्रदेश सरकार से ये मांग करी है कि अगर आपके राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो आपको इस प्रदेश में राज करने का, अपना शासन चलाने का कोई अधिकार नहीं है। तो आज समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंककर आक्रोश व्यक्त किया है।
ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर काली मंदिर के पास दो बसों की आमने सामने में भिड़ंत हो गई है, जिसकी चपेट में एक कार आ गई। आपको बता दें घटना की में दोनों बसें और साथ ही कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी वाहनों में सवार लोगों को बाहर निकाला गया है। इस दौरान कार सवार 3 और बसों में बैठे 2 यात्री घायल बताए जा रहे। कार सवार को जॉली ग्रांट स्थित हिमालयन अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक मंगलवार की सुबह करीब 8:30 बजे ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर काली मंदिर के पास भीषण सड़क हादसा होने की जानकारी मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और देखा कि देहरादून की ओर से आ रही और साथ ही बस देखा कि वहां पर विश्वनाथ सेवा की बस और साथ ही 4 धाम यात्रा पर जा रही एक श्रद्धालु की बस आमने सामने टक्कर हो गई। इन बसों की चपेट में एक कार भी आई है। राहगीरों ने बसों में और साथ ही कार में सवार लोगों को बाहर निकाला है। जनपद टिहरी गढ़वाल को नशा मुक्त बनाने के अभियान के तहत मुनिकीरेती पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को बड़ी सफलता हाथ लगी है। संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 533 ग्राम चरस बरामद की है। एसएसपी टिहरी श्वेता चौबे के निर्देशन में जनपद में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मुनिकीरेती थाना पुलिस और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी, जिसके पास से भारी मात्रा में चरस बरामद हुई है। आरोपी की पहचान सुनील थापा निवासी हरियाणा टापू हरिद्वार के रूप में हुई है, जो मूल रूप से नेपाल का रहने वाला बताया गया है। कोतवाल प्रदीप चौहान ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत कर दिया है। पूर्व विधायक नारायण पाल स्थानीय विद्यालयों की मनमानी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभिभावकों द्वारा उनको शिकायती पत्र दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि छात्रों को एक ही जगह से विद्यालय का सभी सामान उपलब्ध कराया जाता है। विद्यालय की ओर से अलग अलग स्थान पर अलग अलग दुकानें चिन्हित की गई हैं और पूर्व विधायक ने कहा है कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, सब पुराने लोग हैं, मैं व्यक्तिगत उनसे बात करूंगा। और उन्होंने कहा शिक्षा के क्षेत्र में स्थानीय विद्यालयों द्वारा बेहतरीन प्रदर्शनी भी की गई है और उन्होंने कहा है कि जब मैं 10 वर्ष तक सितारगंज का विधायक था, मेरे द्वारा भी सरकारी विद्यालय कई अलग अलग स्थान पर मंजूर कराकर बनवाए गए थे और साथ ही सिलेबस बार बार चेंज होने भी अभिभावकों के बजट में ऊपर रहता है। और आज यहाँ के बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे पदों पर हैं, तो ये बात इसलिए भी ये सिद्ध होती है। ये बात अलग है कि कमर्शियल बात अलग है कि फीस बहुत बढ़ोतरी हो गई और संसाधन जो है वो एक पर्टिकुलर किसी दुकान से लेने पड़ रहे हैं। ये विचारणी बात है, चिंतन की आवश्यकता है। लेकिन ये भी बात है कि इन स्कूलों ने, जिनके मैंने नाम लिए, ऐसे बहुत सारे स्कूल हो गए शक्तिवारम सितारगंज में, जिन्होंने गुणात्मक उन्नयन किया है शिक्षा का। तो मैं तारीफ भी करता हूं, क्योंकि रिमोट एरिया था और सिटकुल मान्य तिवारी जी ने जब सिटकुल बनाया तो उसके बाद थोड़ा सा चमक दमक यहाँ आई। लेकिन जो लोग इन स्कूलों के बारे में बात करते हैं, उन्हें ये भी सोचना चाहिए, और समय समय पर अधिकारी इनको परेशान भी करते हैं, तो उन्हें समय समय पर ये भी सोचना चाहिए कि जो अधिकारी हैं, जिनमें सरकारी स्कूलों को बढ़ावा देने का जिन पर जिम्मेदारी है, जिन पर उनके बच्चे खुद प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, ये तो सरकार को देखना चाहिए। लेकिन नकली किताबें आ रही हैं, रुद्रपुर 100 करोड़ की किताबें पकड़ी गई हैं। दूसरी बात यह है कि फीस जो है आम जनमानस को तोड़ रही है फीस, और एक जगह से सामान लेना वो भी शायद मनमानी कर रहे हैं लोग। इन स्कूल वालों को सबको पर्सनल तरीके से जानता हूं और मैं इनसे सबसे बात भी करूंगा। जो आज मैं अगर दिखाऊंगा कि जो कंप्लेंट आई है, वो तो पूरी सीबीएसई जो बोर्ड है भारत का, केंद्रीय बोर्ड है ना सीबीएसई का, उसको चैलेंज कर सकती है वो बात। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की नाकामी है। 867 स्कूल बंद हुए, प्राइवेट स्कूल प्रदेश के अंदर, किसकी जिम्मेदारी है? और जब हम विधायक थे, 10 साल विधायक थे, 5 या 6 स्कूल हमें विधायक के हिसाब से मिलते थे, हम खोलते थे। सन्यासी बस्ती में, शक्तिवारम के अंदर को सन्यासी बस्ती में मैंने स्कूल खोला, नकुलवा के अंदर सुदूर क्षेत्रों में खोला। तो ऐसे ही नानकवत्ता के इलाके में
ये राजस्व का मामला है, इसमें नियमितीकरण की बात है। एसटी का मामला है, ये कल्याणपुर से लेकर लक्ष्मी झाला है, और किशोर का किशोर सब जगह का मामला है। लगा हूँ इसमें, मैं करूँगा। स्वच्छ भारत में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हैं। अभी मैंने देखा कि नेताजी ने मामला उठाया था अनुसूचित जाति जनजाति का, तो वो तो खैर अम्बेडकर साहब ने कवर किया है अपने संविधान में भी। उसका सरकार क्रियान्वयन करे, पालन करे, उस पर ध्यान देना चाहिए। और अनुसूचित जाति के मामले में बंगालियों के उसको कुछ नहीं बोलना है, ऐसी चलाकी ठीक नहीं है। ये पब्लिक है, सब जानती है। ऐसा है कि अभी मैं बगोरा गया था, तो मुझसे ये सिदारगंज के एक सुमित अरोरा। रामनगर के ढिकुली गांव में प्रस्तावित शराब की दुकानों को लेकर जन आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा। ग्रामीणों ने प्रशासन पर जन भावनाओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया है। महिलाओं और जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि शराब की दुकान नहीं हटाई गई तो आंदोलन उग्र रूप ले सकता है। मंगलवार को ग्राम पंचायत ढिकुली की बड़ी संख्या में ग्रामीण रामनगर तहसील पहुंचे हैं, जहां उन्होंने शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 2 महीनों से गाँव के लोग और जनप्रतिनिधि लगातार प्रशासन में शराब की दुकानें न खोलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद गांव में पर्दे के पीछे शराब की बिक्री शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि गांव में शराब की दुकान खोली गई तो हाईवे जाम, धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की ही होगी। और साथ ही वही तहसीलदार मनीषा मरखाना का कहना है कि ग्रामीणों का ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है और उसे अग्रिम कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को भेजा जाएगा। नहीं है मैडम, पर्दे के पीछे शराब की बिक्री कर दी गई है। शासन प्रशासन को विभिन्न स्थानों पर हुए जन भावनाओं को दरकिनार करके एक ही व्यक्ति द्वारा विशेष लाभ उठाने की मंशा से कार्य किया जा रहा है। तो फिर पंचायतों के गठन तथा ग्राम प्रधान तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य जैसे संवैधानिक पदों की कोई औचित्य नहीं रहता। यदि ढिकुली ग्राम में शराब की दुकान खुलती है तो निश्चित ही हाईवे जाम, धरना प्रदर्शन और आंदोलन की स्थिति पैदा होगी। अतः महोदय को पहले ही सचेत करते हुए मेरा निवेदन है कि जनता रोड पर उतरे और स्थिति शासन प्रशासन के हाथ से बेकाबू हो, उससे पहले इस शराब की दुकान तत्काल बंद करने का स्थानीय करने की कृपा करें। विधायक जी को आपको तो फोटो भी ले रहे हैं। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।